हेलो बच्चों। तो आज जो है हॉस्पिटल, जो आपका पहला चैप्टर है हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसका लेक्चर नंबर 2 है, यानी सेकंड लेक्चर है, यानी पार्ट 2, राइट। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने हॉस्पिटल के बारे में स्टडी की थी। हॉस्पिटल के बारे में स्टडी करने के बाद हॉस्पिटल के फंक्शन क्या क्या हैं और कितने टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, यानी उनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया, इट मीन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, हम लोगों ने इतनी चीजें जान ली। ठीक, हॉस्पिटल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है उसका, और फंक्शन भी पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा जाता है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक किसका? हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखो होता क्या है, हॉस्पिटल एक क्या है, इंस्टीट्यूशन है, एक तरह का बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इसमें क्या, एक जैसे कहते नहीं कि कोई भी संस्था अगर बनाई जाए, मान लिया आपने कोई हॉस्पिटल खोला, देखो हॉस्पिटल को समझने के लिए बहुत अच्छे से देखो, शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल आते जाते रहे हैं, इसलिए उसी चीज को ध्यान में रखिए कि हॉस्पिटल्स में कैसा होता है। तो ये क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। अलग अलग सेक्शन बोले तो जैसे अकाउंट सेक्शन अलग हो गया, रजिस्ट्रेशन अलग, भाई जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, पर्चा कहीं से बनता है, दवाएं दूसरी जगह से मिलती हैं, डॉक्टर्स कहीं और बैठता है, अगर कहीं आपको अल्ट्रासाउंड कराना है कहीं तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना है तो दूसरी जगह। अलग अलग डिपार्टमेंट मिलके कंप्लीट हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव को या हॉस्पिटल बनाने का जो गोल होता है, क्या होता है, पेशेंट केयर, पेशेंट का ट्रीटमेंट। ये सब तब जाके जब सारी चीजें मिलती हैं तब जाके हॉस्पिटल का गोल क्या होता है, अचीव होता है, राइट। तो इस गोल को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो अलग अलग विभाग, जिसको जैसे मैंने क्या बनाया, देखो टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है, उसमें ये पार्ट हैं। जैसे मान लिया कि आपने कोई हॉस्पिटल खोला, आप हॉस्पिटल के ओनर हो, तो क्या करोगे, हर जगह दौड़ दौड़ के आप तो जा नहीं सकते कि आप ही पर्चा भी बना दो, आप ही दवा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर इन्वेंट्री भी आप चेक कर लो, जो ऑर्डर करना है वो भी मंगा लो, सारा स्टॉक भी, सब कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। मान लिया आप आ गए गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी में भी बहुत सारे सेक्शन हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जिसे बोलते हैं, कि आपने क्या 4-5 लोग डिसाइड कर दिए कि भाई आप लोग मिलके हॉस्पिटल्स की देखरेख करो, ठीक, जिनको क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये लोग क्या है, ये लोग हॉस्पिटल को सही तरीके से चलाने में की अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाते हैं कि किस तरह से पेशेंट की केयर और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सके। यही अपॉइंट करते हैं हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को। जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि कौन हेड रहेगा, किसका क्या डिपार्टमेंट है, ये सब डिसाइड करती है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी बनाती है अपने नीचे एक कमेटी। उस कमेटी में एक विभाग, भाई कुछ एग्जीक्यूटिव्स बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में क्या क्या काम करना है उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। पब्लिक रिलेशन, जो क्या करेगा, पब्लिक के साथ कोरिलेट करेगा, जिसमें एडवर्टीजमेंट है, पेशेंट की काउंसलिंग है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या कहीं पे कोई मशीनरीज तो नहीं बिगड़ी हुई है, या कहीं स्टॉक की कमी तो नहीं हो गई है। तो ये क्या, पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, ठीक। तो ये सब कौन बनाता है, जो गवर्निंग बॉडी होती हैं, उन्होंने एक कमेटी डिसाइड कर रखी है, वही कमेटी मिलके बनाती हैं। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर की जाए कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन बनाएगा, अगर तो ये डिसाइड करते हैं कौन, हमारे गवर्निंग बॉडी, ठीक। तो जो गवर्निंग बॉडी होती है वो डिसाइड करती है। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें भी क्या है, अलग अलग भाग होते हैं जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं। जैसे क्लिनिकल सर्विसेज, जो क्लिनिकल सर्विसेज है ट्रीटमेंट से रिलेटेड,
उसके बारे में क्लिनिकल सर्विसेज विभाग अलग हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड करते हैं। एम्बुलेटरी सर्विस हो गई, मींस जो सपोर्ट सिस्टम है। नर्सिंग सर्विस हो गई, नर्स 24 घंटे काम करती रहती हैं, ठीक। फार्मेसी सर्विस हो गई, जिसमें आपका फार्मेसी स्टोर आ गया। तो वो फार्मेसी स्टोर क्या है? एक तरह का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने फार्मेसी स्टोर में कौन कौन सी दवा रहेगी, कैसे कैसे इन्वेंट्री मेंटेन होगी, ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी है? फार्मेसी सर्विस की, ठीक। वहां पे जो आदमी होगा वो देखेगा। अब ये लोग काम क्या है इन लोगों का, ये भी तो मेन चीज है ना कि क्या क्या काम करते हैं। अगर देखा जाए तो गवर्निंग बॉडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है मेजर पॉलिसीज बनाने के लिए। किसके? मेजर जो पॉलिसीज होती है हॉस्पिटल के अंदर कि कैसे कैसे हॉस्पिटल चलेगा, कौन कौन से इसमें इंप्लीमेंट करने हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। तो ये सारी चीजें किसका काम होता है? ये काम होता है गवर्निंग बॉडी यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का। अलग अलग तरह की हॉस्पिटल्स के अंदर कमेटी कौन बनाता है? कमेटी बनाती हैं गवर्निंग बॉडी, ठीक। तो जो बना दिया इन्होंने क्या कमेटी, वो अपॉइंट करता है कौन? गवर्निंग बॉडी में, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो गए। इट ऑल्सो अपॉइंट्स द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, यही गवर्निंग बॉडी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को कौन, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे आपने हॉस्पिटल खोला तो जाए एक ही काम तो आपके पास नहीं कि हॉस्पिटल में बैठोगे, तो उन्होंने क्या किया? गवर्निंग बॉडी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए, ठीक। अब एडमिनिस्ट्रेटर को अगर कोई समस्या होगी तो वो जाएगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कि भाई इस पॉलिसी में ये समस्या है, यहाँ पे ये और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत, ये अपनी रिपोर्ट्स भेज देंगे। तो कहने का मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, ठीक। अब इसमें जैसे नर्सिंग सर्विस की बात की जाए, अगर नर्सिंग सर्विस, जो नर्स का जो काम होता है उसकी बात अगर की जाए तो नर्स देखो किसी भी हॉस्पिटल में 24 घंटे का काम होता है, खैर चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, सबका, ठीक। और बहुत ही ज्यादा वाइड एंड लार्जेस्ट रोल अगर कोई प्ले करता है हॉस्पिटल के अंदर तो वो नर्सेज हैं। भाई डॉक्टर तो आता है, क्या करेगा? हॉस्पिटल का राउंड लेगा, पेशेंट का हालचाल पूछेगा, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर क्या करेगा? भाई दवा चेंज करेगा, जो भी टेस्ट वेस्ट लिखना है। लेकिन रियल में पेशेंट की केयर करती हैं कौन? नर्सेज। भाई दिन भर का जो डेटा मेंटेन करके रखती हैं, दिन भर की डिटेल, पेशेंट का क्या क्रियाकलाप रहा है, कौन सी दवा कब खानी है, कब इनको देनी है, और रियल ऑब्जर्वेशन की बात अगर की जाए तो 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में कौन रहता है? किसके रहते हैं? वो रहती हैं नर्सेज के। नर्सेज जो रहती हैं वो कंप्लीटली ट्रेंड होती हैं, उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे पेरेंट्रल केयर करनी हो, मींस चाहे इंजेक्टेबल्स इंजेक्ट करने हो, चाहे जिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दवा देनी हो, नर्स ट्रेन रहती हैं। नर्सेस पेशेंट को, पर्टिकुलर पेशेंट को एंटरटेन करने की, एंटरटेन इन द सेंस उनकी पर्सनल केयर, पर्सनली एक एक पेशेंट को अटेंशन देने का काम होता है नर्स का। अगर पेशेंट को दवा देनी है तो कौन देगा? नर्सेस देती हैं जाके। डॉक्टर तो क्या, दवाएं उसने लिख दिया, फार्मासिस्ट ने दवा दे दी, ठीक, नर्स को समझा दिया। अगर पेशेंट समझदार है तो पेशेंट, अदरवाइज जो इन पेशेंट होते हैं, जो एडमिट होते हैं पेशेंट, उनको कौन देता है दवाएं? नर्सेस देती हैं। तो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट रोल होता है हॉस्पिटल के अंदर, किसका? नर्सेस का। और जो नर्सेस का इंचार्ज होते हैं, इंचार्ज ऑफ नर्स कौन होंगे? नर्सिंग सर्विसेज के जो नर्सिंग के डायरेक्टर होंगे वही होंगे, ठीक। अब फिर बात करते हैं किसकी? आउट पेशेंट सर्विस की। भाई आउट पेशेंट कौन सा? आउट पेशेंट जैसे कोई भी, किसी को कोई समस्या है, आया बाहर से, डॉक्टर से क्या किया? डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया या अपॉइंटमेंट लिया, दवाएं पूछी, ठीक। उसके बाद जो रोल होता है हॉस्पिटल का, अगर डायग्नोस्टिक कोई टेस्ट लिखा है तो क्या करेंगे? डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखेंगे और हॉस्पिटल के अंदर उसकी डायग्नोस्टिक्स की जाएगी। सिटी स्कैन करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, ब्लड टेस्ट करना है, यूरिन टेस्ट करना है, किसी भी तरह कोई टेस्ट। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस। प्रिवेंटिव मींस डिजीज ना होने पाए, या अगर डिजीज हो गई है तो उसको क्योर करने का काम किसका है? हॉस्पिटल का। मेजर रोल हॉस्पिटल का। अब रेडियोलॉजी सर्विसेज भी होती हैं। रेडियोलॉजी सर्विसेज कैसी? जैसे
जो रेडियोलॉजी का जो टेक्नीशियन होता है, जिसने रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स कर रखा है, वो क्या करेगा, इक्विपमेंट को हैंडल करने का काम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का होता है। इक्विपमेंट जैसे सोनोग्राफी किसी की करनी है, एक्सरे करना है, ईसीजी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कौन करता है, रेडियोलॉजिस्ट। इनके बिना ये काम नहीं हो सकता। ठीक, तो ये सब काम किसके हैं, बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर ही तो होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सेंट्रल सप्लाई सर्विस भी होती है। अब सेंट्रल सप्लाई सर्विस की अगर बात की जाए तो सेंट्रल सप्लाई सर्विस का क्या काम होता है, सेंट्रल सप्लाई सर्विस का मतलब ही होता है सेंट्रलाइज, मींस पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी सेंट्रल सप्लाई सर्विस की है। इसीलिए नाम ही इसका दिया गया है सेंट्रल, मींस ये सेंट्रलाइज होगा, किसी सेक्शन को डेडिकेटेड नहीं है कि आप कार्डियक में जाइए, आप आर्थोपेडिक में जाइए, आप, ये सेंट्रल स्टोर रहता है एक तरह से, पूरे हॉस्पिटल का केंद्र पॉइंट, जहां पे जितनी भी सर्जिकल की सामान हो, किसी भी तरह की मेडिकल एक्सेसरीज हो, कोई भी किसी भी तरह का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या रिसर्च या एजुकेशन से रिलेटेड किसी तरह का कोई डेटा चाहिए या कोई एसेट चाहिए, तो इसके कलेक्शन, स्टोरिंग और इशुएंस की जिम्मेदारी होती है सेंट्रल सप्लाई सर्विस की। सेंट्रल सप्लाई सर्विस के पास मींस गोडाउन मान लो, एक मेन गोडाउन। भाई फार्मेसी है एक, फार्मेसी में तो जितनी चीजों की जरूरत है वही चीज रखी जाएंगी, सारी चीजें ट्रक भर के तो चीजें नहीं रखी जा सकती, वो रखी जाती है सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज के पास। ठीक, फिर वहां पे जरूरत होती है तो क्या होता है, जिस विभाग में जिस डिपार्टमेंट में जरूरत है वो इंडेंट लिख के देता है, मींस रिक्विजिशन लिखता है, और वो रिक्विजिशन सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज के पास जाती है, और वो क्या करते हैं, वो फिर उसी के बिहाफ पे जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट वो लोग क्या इश्यू कर देते हैं। ठीक, इससे उनकी अपनी इन्वेंटरी मेंटेन रहती है, जो चीजें इश्यू हुई वो रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर कम है तो उसका ऑर्डर समय से पहले कर लिया जाएगा। अब जो इंटरेस्टिंग चीज आती है सबसे, वो जो आपके सबसे ज्यादा काम की है, दैट इज हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस। कौन सी, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस। अब यहां पे क्या होगा, देखो डॉक्टर क्या करता है, डिजीज को डायग्नोस कर दिया, उसने दवा बता दिया, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो किसके पास पहुंचा, वो पहुंचा डॉक्टर के पास, फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट क्या करेगा, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेगा, प्रिस्क्रिप्शन में जो भी दवाएं दी गई हैं, जो भी दवाएं लिखी गई हैं, उस दवा को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का काम फार्मासिस्ट का होता है। सबसे पहली चीज, दवा रखने से लेके, दवा अपने पास रखने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट के, इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट हो, उनके डिस्ट्रीब्यूशन तक की जिम्मेदारी किसकी होगी, हॉस्पिटल फार्मेसी की होगी। देखो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे पूरे हॉस्पिटल की, लेकिन उसी का एक सेक्शन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। ये कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट चैप्टर, अगला सेकंड चैप्टर यही है, वहां पे हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक, अभी जितनी रिक्वायरमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, उसमें दूसरा क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेडिकल रिकॉर्ड्स का, इन्हीं के बेस पे सब कुछ इवेलुएट होता है हॉस्पिटल के अंदर। मेडिकल रिकॉर्ड में जो रेफरेंस है, भाई किसी चीज का रेफरेंस लेना है या दवाओं का ऑर्डर करना है, कितनी रिक्वायरमेंट में दवाएं हमको जरूरत पड़ेंगी, या पास्ट में कोई अगर किसी तरह की कोई महामारी फैली थी, किसी तरह की कोई बीमारी फैली तो उसमें कौन कौन सी दवाएं लगेंगी, या पिछले साल बारिश में लगभग कितना दवाओं का रिक्वायरमेंट था, मींस जो इंडेंट करना है, ऑर्डर करना है, या किसको कितनी एजुकेशन दी गई, कितने लोगों को ट्रेंड किया गया, जो भी रिसर्च की गई है उसका जो डेटा मेंटेन करने का काम होता है, किसका होता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स का। मेडिकल रिकॉर्ड में ये सारी चीजें, मींस कितनी कितनी जो है लेबोरेटरी में टेस्टिंग्स हुई हैं, कितने लोगों को दवा डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक, कितना पैरामेडिकल स्टाफ ने काम किया है, कितने दिन काम किया है, मींस पूरे हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसको बोलते हैं क्या, मेडिकल रिकॉर्ड। यानी जो रिकॉर्ड रूम होगा या रिकॉर्ड रूम का जो इंचार्ज होगा उसका ये सारा काम होता है। ठीक, अगला जो 7वां पॉइंट है दैट इज स्टोर।
स्टोर क्या करता है? स्टोर का मेनली बेसिक काम यही होता है। स्टोर क्या करता है? रिसीव करता है दवाएं या कोई भी एसेट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल्स के अंदर, रिसीव करेगा, उसको स्टोर करके प्रॉपर एक जगह रखेगा। जरूरत पड़ने पे जो रिक्वेस्ट आएगी, जिस डिपार्टमेंट से या जिस वार्ड से रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में उस वार्ड को वो चीज इश्यू करने का काम किसका होता है? स्टोर का होता है। ठीक, अगला जो टॉपिक आता है मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट है। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल में भाई क्या क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल में जैसे सपोज करो कोई अपने घर को जैसे मैनेज कर रहा है, घर को मैनेज करोगे, आजकल कितनी महंगाई है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है, हर चीज की प्लानिंग। घर में जितने लोग हैं उनको अलग अलग काम दे दिया, भाई कोई सब्जी लाने का किसी का काम हो गया, किसी का बाहर जॉब करके पैसा कमाने का काम हो गया, किसी का घर में खाना बनाने का काम हो गया, किसी का काम बच्चों को पढ़ाई करने का हो गया। उसी तरह से कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो अकेला एक आदमी हर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। ठीक, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हो या क्लब हो, हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां का जो हेड होगा वो मैनेज करके रखेगा चीजों को ताकि चीजें सही तरीके से चल सकें। अब इसका जो है, जो मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल में है, इसका जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है, क्या होता है? मटेरियल मैनेजमेंट। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का बेसिक जो मतलब होता है वो यही होता है कि कोई भी आइटम हॉस्पिटल्स में कमी नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी आइटम हॉस्पिटल में जब जरूरत है रिक्वायर्ड टाइम पे, उस वक्त वो कम ना पड़े। दूसरा, जो ऑर्डर करके चीजें मंगाई गई हैं वो चीजें एक्सेस में ना मंगाई जाएं, जिससे कि उसका क्या वेस्टेज ना हो सके। अगर एक्सेस में दवाएं मंगा ली गई हैं तो दवाएं क्या हो जाएंगी? उतना यूज नहीं होंगी और एक्सपायर हो जाएंगी, उससे क्या वेस्टेज होगा। दूसरा, स्टोर इस तरीके से किया जाए कि जब जरूरत हो, स्टोर इस तरीके से किया जाए, अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी रिक्वेस्ट आए तो उसको आसानी से ट्रेस किया जा सके, आसानी से उसको ढूंढा जा सके और उसको इश्यू किया जा सके। अदरवाइज होगा क्या कि अगर सही तरीके से हॉस्पिटल के अंदर मटेरियल नहीं रखा है तो मान लिया उसकी जरूरत है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पहली चीज तो वो सही समय पे सही पेशेंट तक नहीं पहुंचेगी या सही वार्ड में नहीं पहुंचेगी। दूसरा, आपको ये गलत फहमी हो गई कि भाई वो चीज खत्म हो गई, उसका आपने इंडेंट कर दिया। वो चीज आएगी, जब आएगी तो वो चीज तो एक्सेस है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो उसको। और जब ट्रेस करोगे तो आपके पास चीजें क्या हो गई? एक्सेस हो गई। तो इस तरह से, इसीलिए अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि चीजें आसानी से ट्रेस हो सके। अब इसके पीछे का प्रोसीजर क्या है भाई? क्या ऐसा प्रोसीजर है जिससे मटेरियल मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके? इसके लिए सबसे जरूरी है स्टॉक को कैटेगराइज कर दिया जाए। स्टॉक को कैटेगराइज कर दिया जाए और क्वालिटी और क्वांटिटी को सही से एस्टीमेट किया जाए कि कितनी क्वालिटी मीन्स कितनी क्वांटिटी में ये चीजें जरूरी हैं। सबको कैटेगराइज करके अलग अलग रख दिया जाए। जैसे आप मेडिकल स्टोर खोलते हो, मेडिकल स्टोर में जैसे एबीसी एनालिसिस या और भी तरीके हैं, बॉक्स वाला सिस्टम है कि आपको तुरंत पता चल जाता है, हाँ भाई पैरासिटामोल चाहिए, चलो भाई इधर से निकाल के ले आओ। ठीक, कोई नार्कोटिक ड्रग चाहिए, इधर से निकाल के ले आओ। ठीक, इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, बहुत सारे सोर्स होते हैं जिससे मटेरियल मंगाया जाए, तो मटेरियल की क्वालिटी सही होनी चाहिए। दूसरा, मटेरियल का प्राइस सही होना चाहिए। देखो, हॉस्पिटल चलाने के लिए या हॉस्पिटल फार्मेसी चलाने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो क्या, उसकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उसका इकोनॉमिकल प्राइस, यानी उसका प्राइस सही होना चाहिए हॉस्पिटल का। मींस जो भी आप जो है ड्रग मंगा रहे हो उसका क्या है, प्राइस सही होना चाहिए। अगर प्राइस सही नहीं होगा तो चीजें आपको महंगी मिलेंगी। दूसरा, क्वालिटी उसकी सही होनी चाहिए, गुड क्वालिटी। ठीक, टू रिसीव द आइटम अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जितनी जरूरत है हॉस्पिटल में, जिसको जितनी जरूरत है
उतने अमाउंट में वो चीज और अच्छी क्वालिटी में उसको प्रोवाइड कराई जाए। इससे फायदा बेसिकली क्या होगा? इससे फायदा होगा कि जो हॉस्पिटल का इन्वेंट्री कंट्रोल है, इन्वेंट्री क्या, जो चीजें जरूरत की हैं वो सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल में रहे। मींस किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो ना तो कम होनी चाहिए और ना ज्यादा होगी, क्योंकि कम होगी तो जो काम हॉस्पिटल का है या हॉस्पिटल फार्मेसी का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। कौन सा? पेशेंट केयर एंड ट्रीटमेंट। और एक्सेस होगी तो हॉस्पिटल को इकोनॉमिकली लॉस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो वेस्ट होंगी। दूसरा, डेवलप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर केयर के साथ, जिससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि राइट क्वालिटी, सही क्वालिटी, राइट प्राइस, सही प्राइस पे, राइट क्वांटिटी, सही अमाउंट में, राइट डिलीवरी सही पेशेंट को मिल सके। स्टोर मैनेजमेंट का बेसिक चीज है राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी इन राइट डिलीवरी, यानी राइट पेशेंट को। तो मेन फंक्शन ही इसका यही है कि पहले चीजों को रिसीव करो, प्रॉपरली उसको स्टोर करो और सही इंडेंट के अगेंस्ट में उसको इशू कर दो। तो हॉस्पिटल जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए नेसेसरी है कि आपके पास एक्यूरेट एस्टिमेशन होना चाहिए। इंश्योर करो उसकी एक्यूरेसी। दूसरा, उसका प्रिजर्वेशन, उसका स्टोरेज सही तरीके से हो, जिससे कि मटेरियल की सेफ्टी हर स्टेज में हो सके। क्यों? क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस इन राइट क्वांटिटी टू राइट पेशेंट, राइट। ये है स्टोर मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ स्टोर क्या होता है? स्टोर का फंक्शन क्या होता है? पहली चीज, रिसिप्ट ऑफ स्टोर। रिसिप्ट ऑफ स्टोर क्या मतलब? जैसे कोई भी चीज आप स्टोर में कमी है, वो चीज मंगाई गई है। कोई चीज स्टोर में, कोई मेडिसिन सपोज करो कम पड़ गई है और वो मेडिसिन स्टोर ने मंगाई। अब वो चीज जो है क्या होगी? स्टोर में आ गई। जब आ गई तो आप क्या करोगे? जो रिक्वेस्ट है उसके अगेंस्ट में चेक करोगे। भाई उधर से एक इनवॉइस बन के आती ना, तो उस इनवॉइस के अगेंस्ट में चेक करोगे चीजें सही मात्रा में हैं, ठीक। इंस्पेक्ट करोगे सारी इंटैक्ट है, सप्लाई पूरी सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी कोई ओपन पैक हो या किसी की एक्सपायरी डेट अभी करीब में हो, ठीक। दूसरा फंक्शन क्या होता है स्टोर का? उसको स्टोरेज, जितना भी मटेरियल रिसीव हुआ है स्टोर में, उस मटेरियल, पहली चीज डैमेज नहीं होना चाहिए। रखने के समय पिलफिरेज, क्या है? पिलफिरेज। पिलफिरेज मतलब किसी तरह से गिर ना जाए, दैट इज पिलफिरेज, है ना। मीन्स जैसे गिर जाता है ना, कोई चीज लुढ़क के गिर गई, या कोई भी पाउडर है, कोई भी टैबलेट है जमीन पे गिर गई, दैट इज पिलफिरेज। मीन्स कोई कंटेनर है या कोई बॉक्स है, पहली चीज तो डैमेज नहीं होना चाहिए, दूसरा पिलफिरेज नहीं होना चाहिए, मीन्स लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर इशू ऑफ मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल जो है, जो रिक्वेस्ट आती है उसके अगेंस्ट में सही अमाउंट में डिस्पेंस किया जाए। फिर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं करोगे तो हमेशा इन्वेंट्री आपकी सही नहीं रहेगी। इन्वेंट्री में कभी पेशेंट आएगा पर्चा लेके, पता लगा हॉस्पिटल में ये सब खाली है ही नहीं दवाएं, या मेडिकल स्टोर आपने खोल रखा है तो मेडिकल स्टोर पे दवाएं नहीं। जब रिकॉर्ड रखोगे आप सही तरीके से कि भाई ये दवा हमने इतनी मंगाई थी और इतनी दवा हम अब तक दे चुके हैं पेशेंट को, इतनी मेडिसिन पेशेंट को दे चुके हैं, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके पास कितनी बची है। खत्म होने के पहले आप दोबारा से ऑर्डर कर लो। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। तो यहां पे ये पॉइंट आपका खत्म होता है। अब इसमें बचा है, एक है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरा है हेल्थ केयर, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा था तो वीडियो को ज्यादा खींचना नहीं चाहता था। वैसे भी 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का जो पहला चैप्टर है हॉस्पिटल, ये खत्म हो जाएगा। ओके, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। ओके, बाय।